पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के गुण एवं आलोचना, लेक्चर नंबर 57। आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 57। टॉपिक का नाम क्या है? अरस्तू की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना एवं गुण। अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत हमने लेक्चर नंबर 56 के अंतर्गत आपको समझा दिया है। आज हम अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत में क्या क्या गुण हैं और इसमें क्या कमियां या आलोचनाएं हैं, और ये बातें दोनों समझाने के बाद में जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्लेटो और अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की तुलना। बेटा ध्यान रखें, और प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा सिद्धांत का जब तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो प्लेटो और अरस्तू इन दोनों के शिक्षा सिद्धांत को और अच्छे से समझ जाएंगे। यस बेटा, चलिए। अच्छा, अब आपको ये तो ध्यान है ही कि भाई अरस्तू की शिक्षा सिद्धांत की जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो ये कहा था कि भाई अरस्तू ने तीन सप्तवर्षीय शिक्षा सोपान बताए हैं, या 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना का सिद्धांत अरस्तू ने प्रस्तुत किया है। 3 सप्तवर्षीय योजना का मतलब है नंबर 1 जन्म से 7 वर्ष। यस बेटा, 7 वर्ष के हैं 3। ये है 8 से 15 से 21। ठीक है, मतलब वैसे आप दूसरे रूप में कह सकते हैं जन्म से 7 वर्ष, 7 से 14 और 14 से 21। जैसा आप लिखना चाहिए वैसे उचित ये रहेगा, 8 से 14 और 15 से 21। 7 वर्ष का ये हो गया, 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष। तो ये 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना हो गई। अब इसके अंतर्गत क्या पाठ्यक्रम है, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बता दी। अब जो अरस्तू ने 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना दी है, क्या इसमें कुछ गुण हैं? हाँ, बिल्कुल गुण है। अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत 5 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिनको कि हमें स्वीकार करना ही होगा। और बेटा, भले ही कोई भी राजनीतिक विचारक हो, चाहे भारत का राजनीतिक विचारक हो, पश्चिम का राजनीतिक विचारक हो, मतलब पूर्वी राजनीतिक विचारक हो या पश्चिमी राजनीतिक विचारक हो, इनके सिद्धांतों में गुण भी पाए जाएंगे तो अवगुण भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के गुणों की चर्चा करते हैं। गुण क्या? गुण मतलब अरस्तू ने जो अपना 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना का सिद्धांत दिया है, इसमें क्या क्या गुण हैं। 21 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, ध्यान रखना है। जबकि प्लेटो की शिक्षा योजना कब तक चलती है? सैद्धांतिक 35 वर्ष तक, 15 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, समाज में खुला छोड़ा जाएगा, 50 वर्ष तक चलती है। जबकि यहाँ पर 21 वर्ष पर शिक्षा समाप्त कर दी जाएगी अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत में। बेटा, इसका जो पहला गुण है अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत का, जो 3 7 वर्षीय शिक्षा योजना का सिद्धांत दिया है, जिसको कि 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना का सिद्धांत भी कहते हैं या 3 सप्तवर्षीय शिक्षा योजना भी कहते हैं। मतलब 7 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 3 सोपान होंगे, प्रथम सोपान में 7 वर्ष, दूसरे सोपान में 7 वर्ष, तीसरे सोपान में 7 वर्ष। मतलब 7 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जन्म से 7, 8 से 14, 15 से 21, या ऐसे भी कह सकते हैं जन्म से 7, 7 से 14, 14 से 21। ठीक है, मतलब 7 वर्ष शिक्षा दी जाएगी, 21 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। तो पहला गुण है सर्वांगीण विकास पर जोर। बेटा, निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि अरस्तू का जो शिक्षा सिद्धांत है, इस शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तू ने जो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया है कि बच्चों को किस कालावधि में, किस उम्र में, किस आयु में क्या शिक्षा दी जानी है, इसके अनुसार ये कहा जा सकता है क्या कि अरस्तू जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है, अरस्तू ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है, इसी शिक्षा सिद्धांत से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। और अरस्तू ने
व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर भी दिया है। मतलब अरस्तु कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण रूप में, संपूर्ण रूप में विकास होगा, ऐसी शिक्षा योजना अरस्तु ने प्रस्तुत की है। और अरस्तु ने जो 7-7 वर्ष के 3 सोपान बनाए हैं, इन 3 सोपानों के अंतर्गत अरस्तु ने वास्तविक रूप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर दिया है। अरस्तु ने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का विकास हो, इसके अनुसार अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। मतलब अरस्तु की शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों के विकास के ऊपर जोर दिया है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास। दूसरा है व्यक्ति को आज्ञाकारी नागरिक और योग्य शासक के रूप में तैयार करना। प्लेटो की शिक्षा योजना की बात करते हैं तो वास्तव में वहाँ पर भी शासक तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो शिक्षा बड़ी लंबी चलती है। प्लेटो की शिक्षा 50 वर्ष तक चलती है, जबकि अरस्तु की शिक्षा योजना की बात आती है तो केवल 21 वर्ष पर समाप्त हो जाती है। और अरस्तु की शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यक्ति को आज्ञाकारी नागरिक बनाया जाता है और योग्य शासक के रूप में तैयार किया जाता है। मतलब अरस्तु की जो शिक्षा योजना है वो ऐसी शिक्षा योजना है कि अरस्तु एक आज्ञाकारी नागरिक का निर्माण करते हैं और योग्य शासक के रूप में तैयार करते हैं। मतलब व्यक्ति को योग्य शासक के रूप में तैयार किया जाए, व्यक्ति को आज्ञाकारी नागरिक बनाया जाए, इस रूप में जो है व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। और इस रूप में इन्होंने अपना पाठ्यक्रम तय किया है। पाठ्यक्रम किस उम्र में क्या शिक्षा दी जाएगी, ये लेक्चर नंबर 56 में मैंने आपको समझा दिया है, आप व्यापक रूप में देख सकते हैं। तीसरा गुण है व्यक्ति को सच्चरित्र और समाजोपयोगी बनाने की चेष्टा। बेटा अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत एक भरसक प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है कि व्यक्ति को सच्चरित्र और समाजोपयोगी बनाने की चेष्टा की है। मतलब अरस्तु ने इस रूप में बच्चों को शिक्षा देने की बात की है जिससे कि बच्चे चरित्रवान बन सके। इसी के साथ में जो बच्चे हैं वो समाज के लिए उपयोगी बने, इस रूप में शिक्षा देने की बात कही है। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु का जो शिक्षा का सिद्धांत है वास्तव में वह व्यक्ति को सच्चरित्र बनाता है और व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाता है। ये चेष्टा जो है अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत की है। चौथा गुण है अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का, बच्चों की शिक्षा में उनकी रुचियों और प्राकृतिक गुणों के अनुसार विभिन्नता होनी चाहिए। आप जरा ध्यान दें, अरस्तु ने बच्चों की शिक्षा में उनकी रुचि, हॉबीज़ क्या है, बच्चे की रुचि किस में है, उनकी रुचि और उनके गुण, प्राकृतिक गुण क्या है, उसमें कौन सी प्राकृतिक क्षमता है, प्राकृतिक गुणों के अनुसार विभिन्नता होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बल दिया है। मतलब वास्तव में यहाँ पर यदि देखा जाए तो अरस्तु बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत अरस्तु ने कहा है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाए और प्राकृतिक गुणों के अनुसार उसके अंतर्गत भिन्नता होनी चाहिए। भाई किसी बच्चे में कुछ प्राकृतिक गुण होता है, किसी बच्चे में अलग प्राकृतिक गुण होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाए, इसका जो है अरस्तु ने विशेष ध्यान रखा है। और अंतिम जो 5वां गुण है अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का, नोट करेंगे, शिक्षा द्वारा अच्छा मनुष्य तैयार करना चाहता है। अब जरा ध्यान दें, अरस्तु की शिक्षा योजना के महत्वपूर्ण गुण है क्या कि अरस्तु शिक्षा के द्वारा अपना 3 सप्तवर्षीय योजना के द्वारा अच्छा मनुष्य तैयार करना चाहता है। मतलब जो अरस्तु हैं वो अपनी शिक्षा योजना के द्वारा अच्छा मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे मनुष्य को तैयार करना चाहते हैं। और अच्छे मनुष्य को तैयार करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, अरस्तु कहते हैं कि अच्छा मनुष्य वो होगा जिसमें साहस का गुण हो, संयम का गुण हो, उदारता का गुण हो और न्यायप्रियता के गुण हो। ये बाकी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत व्यापक रूप में आपको बता दिया है। मतलब डेफिनेटली कहा जा सकता है कि अरस्तु की शिक्षा योजना का ये गुण है, क्या गुण है कि वह अपनी शिक्षा योजना के द्वारा अच्छे मनुष्य का निर्माण करना चाहता है और एक अच्छा मनुष्य हो जिसके अंतर्गत साहस, संयम, उदारता और न्यायप्रियता को गुण हो। ये जो गुण हैं वो शिक्षा योजना के द्वारा जो है प्रकट किए जा सकेंगे। आज हम देखते हैं आज की शिक्षा योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जो आप इधर देखेंगे चरित्र निर्माण की बात आती है,
चरित्र निर्माण की बात आती है तो चरित्र निर्माण के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अच्छा मनुष्य बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज नैतिकता के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं। आज हम ये कहेंगे, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, चरित्र की जब बात आती है तो चरित्र निर्माण, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी तो एक अच्छा शिक्षक बनेगा और एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण करेगा। तो सबसे मूल बात ये है कि अच्छे मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, अच्छा मनुष्य तैयार करना चाहिए, ऐसी शिक्षा योजना होनी चाहिए, ऐसा शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत इसका अभाव है। अतः अरस्तु की शिक्षा योजना से, अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत से हमें सीखना चाहिए कि बच्चों को चरित्रवान बनाने के ऊपर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साहसी, संयमी, उदारता और न्यायप्रियता के ऊपर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है उसमें साहस के गुण हों, संयम के गुण हों, उदारता के गुण हों, न्यायप्रियता के गुण हों और चरित्र की दृष्टि से वह पूर्णतया चरित्रवान होना चाहिए। जब तक हम अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को चरित्रवान नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी समाज हो वह समाज विकसित समाज की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो ये अरस्तु की शिक्षा योजना के 5 मोटे मोटे गुण हो गए, ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में बेटा, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, वो सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य हो वो भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। मनुष्य में भी कोई ना कोई अवगुण तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मनुष्य में अवगुण मिलेगा तो इसका मतलब सिद्धांत देने वाला कौन है? मनुष्य ही तो है। तो इसका मतलब सिद्धांत में भी कमी मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो। इसलिए इस दुनिया में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कमी ना हो। इस आधार पर अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में भी कमियां हैं। इसलिए आप नोट करेंगे, अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना या कमियां या अवगुण। नंबर 1, संगीत पर अत्यधिक जोर। यस बेटा, ये बात सत्य है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो ने भी अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है, शिक्षा सिद्धांत में संगीत के ऊपर बल दिया है। लेकिन अरस्तु प्लेटो से भी कहीं आगे बढ़ जाता है। संगीत की शिक्षा के ऊपर अरस्तु ने बहुत ज़्यादा बल दिया है, प्लेटो से भी ज़्यादा। इसीलिए बारकर नाम के एक विद्वान है, बारकर कहते हैं अरस्तु संगीत की शिक्षा के बारे में, नोट करेंगे आप, अरस्तु संगीत की शिक्षा के बारे में प्लेटो से भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। प्लेटो से भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये बात किसने कही है? बारकर महोदय ने कही है। यस, मतलब प्लेटो ने भी संगीत की शिक्षा के ऊपर बल दिया है, संगीत और व्यायाम की शिक्षा के ऊपर बल दिया है, ये बात सत्य है। लेकिन प्लेटो के शिष्य अरस्तु अपने गुरु, अरस्तु गुरु कौन है? प्लेटो, अपने गुरु से भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, बारकर ने कहा है कि अरस्तु संगीत की शिक्षा पर प्लेटो से भी 4 कदम आगे बढ़ जाते, 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें कमी है। और वैसे भी देखा जाए तो आप केवल संगीत ही संगीत की शिक्षा देते रहेंगे तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है, क्योंकि धीरे 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 जब संगीत की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाएगा तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इतने मृदुल, इतने मधुर बन जाएंगे। जब बनना भी ज़रूरी है, लेकिन अति तो ना हो ना भाई। अति का मतलब अंत होता है, हम सीमा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब मधुर बन जाएंगे, मृदुल बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी हमको थोड़ा जीवन जीने में परेशानियां आएंगी। व्यक्ति को इतना ज़्यादा उदार, इतना ज़्यादा नरम स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अपने जीवन की बात करते हैं, हम भी अपने जीवन में अपने उदार स्वभाव के कारण काफ़ी जगह काफ़ी जो है परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, और लोग जो है एक तरीके से अनदेखा भी कर देते हैं, क्योंकि वही बात आती है कि मृदुलता, उदारता, नम्रता की सीमा से ज़्यादा हो तो भी थोड़ा सा परेशानी आती है। आप समझ गए मेरा कहने का तात्पर्य। दूसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा। यस बेटा, अरस्तु ने साहित्य की उपेक्षा की है, जबकि सच्चाई ये है कि साहित्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना साहित्य की शिक्षा के बच्चों की
व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। तीसरा है मानसिक और शारीरिक परिश्रम को परस्पर विरोधी बताना। अरस्तु ने मानसिक और शारीरिक शिक्षा को अलग अलग अवधि में देने की बात की है कि भाई मानसिक शिक्षा जो है वो अलग अवधि में दी जाएगी, शारीरिक शिक्षा अलग अवधि में दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अरस्तु है मानसिक और शारीरिक परिश्रम को एक दूसरे का विरोधी बता रहे हैं, जबकि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इनकी शिक्षा एक साथ दी जा सकती है, इनकी शिक्षा एक साथ दी जा सकती है। तो अरस्तु अलग अलग अवधि निर्धारित करते हैं, मतलब मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की अलग अलग अवधि निर्धारित करते हैं, अलग अलग अवधि में शिक्षा देते हैं। ये अवधि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 56 में आपको बता दी है, यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ क्रमबद्ध रूप में आपको बता दिया है। तो वो जैसे आप समझेंगे तो यहाँ पर संकेत मात्र ही पर्याप्त होगा। अलग अलग अवधि निर्धारित की है। तो अरस्तु का ये गलत है कि मानसिक और शारीरिक परिश्रम एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शारीरिक और मानसिक शिक्षा एक ही अवधि में दी जा सकती है, इनमें कोई विरोध नहीं है। चौथी कमी या आलोचना है बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से प्रारंभ। डेफिनेटली अरस्तु की शिक्षा योजना में जो चौथी कमी है ये है कि जो बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से प्रारंभ की है। भाई अरस्तु ने 3 सप्तवर्षीय योजना दी है, 3 सप्तवर्षीय योजना दी है, जन्म से 7, 7 से 14, 14 से 21। तो डेफिनेटली जो बौद्धिक शिक्षा की बात आती है, बौद्धिक शिक्षा अरस्तु 14 वर्ष से प्रारंभ करते हैं। अरे भाई 14 वर्ष से प्रारंभ करते हैं, 21 वर्ष पर समाप्त हो जाती है शिक्षा। तो आलोचक कह रहे हैं कि जो बौद्धिक शिक्षा है वो बहुत विलंब से शुरू किया है, और 21 वर्ष में तो शिक्षा योजना या जो शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है बच्चे की। तो अरस्तु की जो शिक्षा योजना है इसकी आलोचना करते हुए आलोचक कह रहे हैं कि जो बौद्धिक शिक्षा है वो 14 वर्ष से पहले ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, 10 वर्ष के ऊपर प्रारंभ कर देनी थी, जबकि अरस्तु 14 वर्ष से इसकी शुरुआत करता है और 14 वर्ष से बौद्धिक शिक्षा की शुरुआत करता है, और 21 वर्ष पर जो है शिक्षा समाप्त कर दी जाती है ना। जबकि प्लेटो तो सैद्धांतिक शिक्षा 35 वर्ष तक देता है और 15 वर्ष तक समाज में जो है सामाजिक समस्याओं के थपेड़े खाने के लिए खुला छोड़ देता है, जिससे कि उसको व्यवहारिक ज्ञान हो। 50 वर्ष तक शिक्षा चलती है, उसके बारे में दार्शनिक राजा का निर्माण होता है, और राष्ट्रपति के लिए 21 वर्ष तक शिक्षा की बात करते हैं। तो ये आलोचकों की बात कुछ हद तक सत्य भी, बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से प्रारंभ करता है। और 5वां है देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित। क्या? देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित। यस, अरस्तु की शिक्षा योजना की बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, और ये कमी है भी। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में कमी है भी, ये नहीं कि कमी के लिए कमी निकाली जा रही है, नहीं, ये कमी है। क्या कमी है? देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित रखी गई। क्यों? क्योंकि अरस्तु केवल नागरिकों के लिए शिक्षा की बात करते हैं कि केवल नागरिकों को शिक्षा दी जाए, और जब नागरिकों को शिक्षा दी जाएगी तो नागरिक का मतलब क्या है? जो न्याय प्रशासन राज्य व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेगा, केवल वो ही नागरिक होंगे। अब चूंकि अरस्तु कृषक और शिल्पी वर्ग को शिक्षा से वंचित रखता है। क्या? अरस्तु कृषक और शिल्पी वर्ग को शिक्षा से वंचित रखता है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। अरे भाई, किसी राष्ट्र राज्य की आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या को आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं। आज आप देखिएगा, आज भले ही कोई भी वर्ग हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कहीं किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब तक सबको शिक्षा नहीं मिलेगी समान रूप में, तब तक राष्ट्र राज्य का, या उस समय नगर राज्य की बात करते, सिटी स्टेट थे अरस्तु के समय, तो विकास हो ही नहीं सकता। तो आलोचकों ने कहा है कि भाई जो अरस्तु की शिक्षा योजना है वो देश के अधिकांश लोगों को शिक्षा से वंचित करता है, जैसा कि अरस्तु ने कृषक और शिल्पी वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा, जो कि श्रेष्ठ उचित नहीं है। 6ठी कमी आलोचना है शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण। यस, अरस्तु की शिक्षा योजना की जो 6ठी कमी है वो है शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण। वास्तविक रूप में देखा जाए, जब शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होगा तो ऐसे नियंत्रण के अंतर्गत क्या होगा कि विचार स्वतंत्रता नष्ट होने का खतरा होगा। विचार स्वतंत्रता होगी ही नहीं। अरे भाई,
शिक्षा में हठधर्मिता होनी ही नहीं चाहिए। हम तो ये कहेंगे शिक्षा में कभी हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। जबकि अरस्तु शिक्षा के ऊपर कठोर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। जब कठोर नियंत्रण होगा तो फिर ऐसी स्थिति में विचार स्वतंत्रता नष्ट होने का खतरा रहेगा। विचार स्वतंत्रता ही नष्ट होगी तो शेष बचेगा ही क्या। तो ये आलोचना में भी सत्यता का अंश है। और अंतिम 7वीं आलोचना व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा। यस, अरस्तु की शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई। व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर बल नहीं दिया गया। अरस्तु की शिक्षा योजना यदि देखा जाए तो वास्तविक रूप में व्यवहारिक एवं उपयोगी नहीं है। इसमें संगीत पर बल दिया गया है, शारीरिक मानसिक शिक्षा पर बल दिया गया है, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अतः ये कहा जा सकता है कि अरस्तु की शिक्षा योजना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो करती है, शरीर मस्तिष्क आत्मा का विकास तो होता है, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा की तरफ अरस्तु ने ध्यान नहीं दिया। तो आधुनिक संदर्भ में आधुनिक दौर में हम कहें तो आधुनिक दौर में तो फिर अरस्तु की ये बात कैसे स्वीकार की जाएगी। ना तो ये देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित रख दिया, केवल नागरिकों को शिक्षा दी जाए बस, शिल्पी वर्ग कृषक वर्ग को शिक्षा ना दी जाए तो आधुनिक समय में कौन मानेगा इस बात को। कोई नहीं मान रहा है, कहीं नहीं मान रहे। और साथ ही बात आती है व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। भाई तो ये कहा जाता है कि जिस शिक्षा से रोजगार ही नहीं मिलता है तो वो शिक्षा उपयोगी है ही नहीं समाज के लिए, देश के लिए। हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि भाई शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण पर भी बल दिया जाना चाहिए। अगर आप सब लोगों को व्यवसायी तो बना देंगे, व्यापारी तो बना देंगे, लेकिन चरित्र की दृष्टि से चरित्रवान ना हों, सारे ही चरित्रहीन बनते जा रहे हैं, तो फिर उस राष्ट्र राज्य का विकास होना भी नामुमकिन है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया संक्षेप में अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना और गुण। इसके अंतर्गत हमने 2 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट है इसका अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत के गुण, और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने लिया है, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसके अंतर्गत हमने अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना ली है। मुझे विश्वास है आप ये दोनों बात अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई की बात है ही नहीं। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 58, इसमें हम इन दोनों गुरु शिष्य की शिक्षा योजना की समानता और असमानता, मतलब प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना का तुलनात्मक अध्ययन समझाएंगे। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना और अरस्तु की शिक्षा योजना में क्या समानताएं और क्या असमानताएं। जब ये दोनों बातें समझ जाएंगी तो बेटा प्लेटो की शिक्षा योजना और अरस्तु की शिक्षा योजना में से कहीं से भी आपसे कैसा ही प्रश्न पूछा जाए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो अभी जो ये विचारक चले हुए हैं, मैं विचारकों को इतनी गंभीरता से समझाऊंगा कि आप डेफिनेटली पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे मैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ, ऐसे ही मेरे साथ साथ आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों में गोते लगाओ, तैरो और डूबो, जिससे कि आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकें। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।